हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका फोर्थ चैप्टर, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक दोबारा से वीडियो डाल रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें ये वाला चैप्टर सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने ही आना है। कुछ भी हो जाए इससे क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। आपका एग्जाम है 19 मार्च को, अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 20 डेज हैं, सब कुछ कवर अप हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कि मेजर कैसे हम अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले जो 3 चैप्टर्स हैं वो भी मैंने अपलोड किए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको भी देख लेना। अब कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे बेटा, 3 मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट और जहां हर एक बच्चा 12th का हर एक बच्चा कंफ्यूज होता ही होता है, चाहे आप कॉमर्स के हो चाहे आप आर्ट्स के हो। इकोनॉमिक्स अगर आपके पास है तो ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी डे टू डे लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या मेथड है? वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड क्या करते हैं इस मेथड में, कैसे कैलकुलेशन होती है, एक एक टर्म्स को इतनी शॉर्ट में और जल्दी से समझाऊंगी, बहुत डिटेल में। अब देखिए, हमारा टॉपिक है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड क्या होती है? किसी भी चीज में वैल्यू को ऐड करना। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स सपोज कोई भी फार्मर है, उसने अपना कोई भी अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, तो उसके बाद क्या होगा? वो अपना प्रोडक्ट जो है सेल करेगा मार्केट में जाके, कोई भी फैक्ट्री ओनर उसको परचेज करेगा, फिर उस पर काम करेगा और फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाकर उसको मार्केट में सेल आउट करेगा। अब जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड होता है उसमें क्या होता है बेटा, कोई भी रॉ मटेरियल है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, जो फर्म होती है वो प्रोड्यूसर होती है, फैक्टर और प्रोडक्शन उसको कौन देते हैं? हाउस होल्ड उसको प्रोवाइड करता है। अब कोई भी रॉ मटेरियल पे जब काम किया जाता है उससे एक फाइनल गुड बनता है। ठीक है, अब सपोज करो मैं एक फैक्ट्री ओनर हूं, मुझे कुछ बनाकर सेल आउट करना है। मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया 500 का, उससे फाइनल गुड बनाया और उसको 800 में सेल किया। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट है वो कितने का बिका है? 800 रुपए का बिका है, तो मेरी कॉस्ट क्या आएगी? उसकी कॉस्ट कितनी होगी? दैट इज 800। अब उसमें जो मैंने वैल्यू ऐड की है वो कितनी वैल्यू ऐड की है? 500 का मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था, 300 की मैंने उसमें वैल्यू ऐड की है और फाइनल जो प्रोडक्ट है वो मैंने कितने का बेचा है? 800 का। अब देखो यहाँ पे 3 स्टेप हुए हैं, 500, 300 एंड टोटल इज द 800। तो जब हम अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो हमेशा 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 फाइनल गुड्स जो होते हैं उनकी कॉस्ट ली जाती है, इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट नहीं ली जाती। अब कंफ्यूजन ये आएगी है, रॉ मटेरियल बोला मैम ने, तो अब इंटरमीडिएट गुड्स बोल रही है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल रहे हैं, तो ये कैसे हुआ? ठीक है, अब इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। देखो क्या डेफिनेशन है, वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में, अब इधर देखो, रॉ मटेरियल को ही हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं उन्हीं को बोला जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, रॉ मटेरियल लिखा हो या इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखा हो, वन ऑफ द सेम थिंग। बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एक्टिविटी जब करती है, मतलब कोई भी रॉ मटेरियल है उसके ऊपर काम किया गया है, प्रोडक्शन की गई है, एंड देन मेक इट अ फाइनल गुड्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट? कभी नहीं सुना, 11th से पहले तो आप लोगों ने नहीं सुना होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है बेटा? कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ बस। वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है सेल। कोई भी फाइनल गुड्स बनाकर आप बेचोगे ही ना, या तो बेचोगे या फिर बच जाएगा कुछ भी एट द एंड। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है बेटा सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। मैम ये चेंज इन स्टॉक क्या है? चेंज इन स्टॉक, अब आप देखिए, मान लीजिए हमने 100 किलो प्रोडक्ट बनाया है, उसमें से सिर्फ 80 केजी ही सेल आउट हुआ है, रिमेनिंग 20 केजी। अब जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हटाकर जो भी हमारा अनसोल्ड स्टॉक होता है वो भी हमारी सेल में ही इंक्लूडेड होगा। उस करंट ईयर की नेशनल इनकम में ही उसकी कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे बेटा। तो चेंज इन स्टॉक होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ना लो, अगर नोट करोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो व्हाट इज वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड इज अ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये तो समझ लिया भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है सेल। कौन सी सेल? सारी की सारी सेल्स, क्रेडिट सेल, कैश सेल और
एक्सपोर्ट भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होता है बेटा। एक्सपोर्ट आपको अलग से इंक्लूड नहीं करना अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, कि ये जो सेल है सेल इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की सेल दी है, एक्सपोर्ट इसमें एडेड नहीं हुआ, तो सेल इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस एक्सपोर्ट भी आपको ऐड करना है, तब जाकर आपकी टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा ना। चेंज इन स्टॉक भी ऐड होगा, जो आपका क्लोजिंग बचना चाहिए उसको हटाकर रिमेनिंग जितना भी स्टॉक बचा है वो आपको ऐड करना ही है करंट ईयर की नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो फॉर्मूले के साथ ही हमने मेन चीजें समझ ली। एक और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है बेटा रॉ मटेरियल। बस देखो कंफ्यूज करने के लिए देता है कि बच्चा अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से कंफ्यूज हो जाए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही होती है बेटा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कभी भी इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि देखो मैंने 3 स्टेप बताए थे। रॉ मटेरियल पे जब काम किया जाता है तब फाइनल गुड बनता है। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 3 बार, देखो मैं लिख देती हूँ। पहला होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दूसरा होगा वैल्यू एडेड और तीसरा होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि आप इसको नोट करें। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, खरीदा हमने 500 लेट्स से फॉर द एग्जांपल। वैल्यू ऐड कितनी की मैंने, हाउ मच द वैल्यू एडेड बाय मी 300। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी निकल के आई 800। तो हम इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे, पता चले हम 500 भी ऐड करें, 300 भी, 800 भी, तो 1600 का प्रोडक्ट बन गया। दैट इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। उसको कभी भी नहीं करते हैं, उससे नेशनल इनकम बहुत बहुत ज्यादा क्या आएगी, एक्सीड में आएगी, और जो कि गलत होगी। इसीलिए सीधा फाइनल गुड्स की कॉस्ट को ऐड करते हैं, कभी भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन की गुड्स को ऐड नहीं करते हैं। तो इसमें जो मेन 3 पॉइंट थे क्या थे, वैल्यू ऑफ आउटपुट समझना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन समझना, वैल्यू एडेड समझ आ गया व्हाट इज वैल्यू एडेड। नाउ फॉर्मूला भी देख लिया। अब आपको पता है जो प्रोडक्शन की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ की जाती है, मतलब प्राइमरी एक्टिविटी में ही होती है प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग। सेकेंडरी एक्टिविटी में भी होती है, और थर्ड टर्शरी सेक्टर में भी होती है। जब हम तीनों की प्रोडक्शन को ऐड करेंगे दैट इज कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड, कि हमारी इकोनॉमी में टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना हुआ है। और उसी को जब हम, मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ और अच्छे से समझ आएगा। देखो जब हम समेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को ऐड करेंगे तीनों ही सेक्टर से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों ही सेक्टर को ऐड करेंगे, हमें मिल जाएगी जीडीपी एट एमपी। क्या होगा, जीडीपी एट एमपी। प्राइमरी सेक्टर भी, सेकेंडरी सेक्टर भी और टर्शरी सेक्टर, तीनों सेक्टर की जब आप इनकम को ऐड करोगे यू विल गेट जीडीपी एट एमपी। कितना आसान है। फाइनल गुड्स ही ऐड करने हैं, सिर्फ कॉस्ट ऑफ द फाइनल गुड्स ही ऐड करते हैं, इंटरमीडिएट की कॉस्ट ऐड नहीं होती है, ठीक है। सेल। अच्छा यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में रॉ मटेरियल में अगर बोला है परचेज ऑफ अ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी, देखो 3 केसेस बन सकते हैं, तो सीधा ही बोलेगा कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोला तो उसके अंदर इंपोर्ट एडेड है। अगर बोला है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी, सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की कॉस्ट दी हुई है, तो उसके अंदर आपको इंपोर्ट अगर अलग से दिया है तो ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं। इसके अंदर इंपोर्ट सिर्फ और सिर्फ तब ऐड होगा जब आपको साफ साफ शब्दों में बोले फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी, सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की कॉस्ट दी हुई है, रॉ मटेरियल की, इंपोर्ट की नहीं दी हुई है, तो उसको ऐड करना है, मतलब तब आपका इंपोर्ट ऐड होगा। और एक्सपोर्ट कब होगा वो मैंने बता दिया। अब कहां पे थे हम, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। जब आप तीनों सेक्टर की इनकम को ऐड कर दोगे, वैल्यू एडेड को ऐड कर दोगे, यू विल रीच जीडीपी एट एमपी। ये एमपी है, जीडीपी एट एमपी आपका निकल जाएगा। इसके बाद अगर आप इसमें से क्या लेस करोगे, डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस कर दोगे, तो आप पहुंच जाओगे नेट। जब आप ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी सारी सेक्टर्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे, यू विल रीच जीडीपी एट एमपी। आपका जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। इसके बाद 2 चीजें लेस करनी, क्या लेस करनी जल्दी से बताओ, मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे बेटा, अगर हम इसमें से, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ ताकि और अच्छे से आपको स्पेस अप मिल जाए, ताकि हमारी छोटी सी वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर हम सभी सेक्टर की वैल्यू एडेड को ऐड कर देंगे, वी विल गेट जीडीपी एट एमपी। अब अगर इसमें से हम डेप्रिसिएशन हटा देंगे, तो देखो ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन हटाते हैं वी गेट द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी।
एमपी में से अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दोगे यू विल रीच नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और जब आप इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यू विल गेट नेशनल इनकम। तो आपको क्या मिलेगी, नेशनल इनकम मिल जाएगी। बस सिंपल सा है। ये ध्यान रखना है कि वैल्यू एडेड मेथड में इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है उसको नहीं लेते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कब लेना है, फाइनल गुड्स की कॉस्ट आएगी, वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। उसके बाद जब आप सभी सेक्टर की ग्रॉस वैल्यू एडेड को ऐड कर देंगे, दैट इज द समेशन, यू विल गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा दोगे तो आपको मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसमें अगर आप ऐड कर दोगे नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यू विल गेट नेट नेशनल इनकम। आपको सीधी नेशनल इनकम मिल जाएगी। बट इसमें कुछ और भी केसेस होते हैं, प्रिकॉशंस भी समझना है, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।